वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पार्ट थर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक, क्योंकि आज वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे ज्यादा टारगेट होता है। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा डेप्थ में लेके जाऊंगा, फील कराऊंगा। और वो कहते हैं ना कि अगर आपने क्लास में फोकस कर रखा है तो लास्ट में जब क्लास एंड करूंगा तो आप इसे पूछूंगा क्या हालचाल है, समझ में आया कि नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्केलर एंड वेक्टर पार्ट थर्ड। अगर पहले के दो पार्ट आपने मिस कर दिए हैं तो भैया प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सिलेक्शन बैच 2020 बाई आरएस सर लगाओ यूट्यूब पे, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अपने नोट्स जरूर बनाते रहना, लेकिन क्लास के दौरान बिल्कुल नहीं। जब क्लास चल रही है तो क्लास पे ही फोकस करना है। इन सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज आपका अनअकैडमी पे होगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। उसके लिए आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का, और वहां पे मेरी डेली 3 स्पेशल क्लासेस फ्री होती है, सुबह 8 से 9 और शाम को 6 से 7। और एक क्लास होती है मेरी लगभग 3:40 या 3:50 पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें और फुल जोश के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर और आपका स्केलर पार्ट थर्ड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पॉइंट पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने यहां पे देख लिया होगा, यानी अपने यहां पे प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रक्षेप की बात करें, ए का बी पर, बी का ए पर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी बच्चे, ठीक है। यस, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी एक बार क्लास को शेयर कर दें और लाइक बटन दबा के पेपर पेन लेके बैठ जाइए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन यहां पे बात कर रहे हैं, आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है और वो हमारा पॉइंट आपका ये रहेगा। आज का ये पॉइंट है हमारा, यहां पे देखिए सदिशों का अंतर। क्या बात है, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्शन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का अंतर कैसे निकालते हैं, यानी सदिशों को अपने पीछे कल की क्लास में हमने ऐड सीखा, उनका जोड़ना सीखा। आज हम उसका बाकी सीखते हैं, उसको घटाना सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, फील होना चाहिए, दिल से आवाज आए अंदर से कि हाँ सर क्लियर हुआ, तो समझ जाना कि क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूं, इसकी कहानी समझाता हूं। यहां पे 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है मेरे पास ए और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी। ए वेक्टर आपको नजर आ रहा है, बी वेक्टर आपको नजर आ रहा है। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को बाकी करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो मैंने क्या किया कि ये जो ए वेक्टर है इसको यहीं पे रखा और ये जो बी वेक्टर है इसको मैंने एंटी पैरेलल कर दिया। एंटी पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, मैंने कहा कि ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका एंटी पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, बी वेक्टर के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। और बी वेक्टर के आगे माइनस लगाने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, इधर डायरेक्शन था अब उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो यहां पे आपको देखिए ये जो बी वेक्टर था मैंने इसको उठाया और इसको उलट दिया और इसको पैरेलल शिफ्ट भी कर दिया। उलटना भी है और पैरेलल शिफ्टिंग भी करनी है। तो मैं उसको यहां से उठा के यहां ले आया। ये जो बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन ये थी, इसको घुमा दिया 180 पे और ये जो बी वेक्टर है ये यहां पे बन गया माइनस का बी वेक्टर है। तो अब हमारा लॉजिक जो कल हमने सीखा था उस लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये बेटा आपका ए वेक्टर, ये ए वेक्टर का हेड और ये आपका माइनस का बी वेक्टर, ये उसका टेल। हेड और टेल मिल रहे हैं तो भाई विपरीत क्रम में ये उसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये उसका परिणामी आ जाएगा। और ये जो परिणामी आएगा वो भैया ये ए वेक्टर है और इसमें जोड़ दो, ये दूसरे वाला जोड़ना है लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है। यहां पे नेगेटिव साइन है वो भी साथ में आ जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट था आर वेक्टर वो आ गया आपका ए वेक्टर और ये माइनस का आपका बी वेक्टर। ये हो गया सदिशों का बाकी, सदिशों का घटाना, सदिशों का माइनस। कुछ भी नहीं करना, जोड़ना ही है बस।
एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्या कर देना है, एंटी पैरेलल करके उसको पैरेलल शिफ्ट कर देना है, उसको समांतर स्थानांतरित कर देना है। ये पैरेललोग्राम लॉ आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। उसी के साथ में यहां पर भी ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये इधर थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है वो मैंने नोट किया है, लेकिन इस डायग्राम से भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए जरा ध्यान से बेटा, दोनों डायग्राम क्लियर करेंगे। वो डायग्राम आपका इमेज बनाता है आपके माइंड में, और इसको अपन यहां पे थ्योरी में कन्वर्ट कर लेंगे अपने नोट्स में। यस, नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी बच्चों को सैल्यूट है भैया। एक बार अपने लिए लाइक बटन दबा दें और अपना जो जोश है उसका इजहार कमेंट बॉक्स में कर दें। जो भी नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, और आप ही का सपोर्ट और प्यार है जो मुझे यहां पे हमेशा खड़ा रखेगा। और उसके लिए एक ही चीज करनी होगी, क्लास को शेयर करना होगा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के करिएगा कि क्या मैं एक शेयर नहीं कर सकता, अपने ग्रुप में जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे आपका पॉइंट आता है ये वाला। ये देखिए बेटा, ए वेक्टर आपको नजर आ रहा है बेटा, ये ए वेक्टर है और ये आपका इधर आपका बी वेक्टर है। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को, मतलब ए में से मान लो बी को माइनस करना है, मैंने इसका बाकी करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो आपका बी वेक्टर है इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया यहां पे। देखो ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बी का है, और मैंने इसको एंटी पैरेलल कर दिया और इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहां पे। ये देखो इसकी डायरेक्शन और ये देखो इसकी डायरेक्शन, बिल्कुल विपरीत हो गया। लेकिन देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना बेटा जी, डायरेक्शन अपोजिट कर देना है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। ये बी वेक्टर है तो ये बी वेक्टर आ गया, लेकिन चिन्ह किसका आ गया आगे, माइनस का। अब बस वही कॉन्सेप्ट, ये आपका वेक्टर, ये इसका हेड, और ये वेक्टर, ये इसका टेल, हेड और टेल मिल गया तो अब इसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये इसका परिणाम ये आ गया, ये ए वेक्टर और ये साथ में माइनस का बी वेक्टर। मेरे हिसाब से यहां से कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। दूसरा, अगर दूसरा डायग्राम देख रहे हो आप, ये मान लो पहला डायग्राम है तो ये आपका दूसरा डायग्राम है बेटा। इसमें मैं पता है किसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा, ये बेटा आपको क्या नजर आता है इधर, बी वेक्टर। चलो इसको एंटी करो, अपोजिट करो, तो मैंने इसको घुमा के इधर, ये जो डायरेक्शन था इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करने का। ये हो गया आपका माइनस का बी। फिर मैंने शिफ्ट किया किसको, मैंने शिफ्ट किया बी को, ए को मैंने यहां से उठा के पैरेलली शिफ्ट किया है। डायरेक्शन एक ही वेक्टर का बदलना है, दोनों का नहीं। मैंने बी का डायरेक्शन बदल दिया तो अब मैं ए को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, उसका डायरेक्शन मुझे चेंज नहीं करना है। ये ए वेक्टर है, इसको सीधा मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये आपका ए वेक्टर आ गया। तो ये बेटा बी वेक्टर, ये इसका हेड और ये इसका टेल, तो इसके अपोजिट में ये आपका यहां पे इसका रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर और ये माइनस का बी वेक्टर। सेम रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम का लॉ है, ये पैरेललोग्राम का लॉ है जो मैंने आपको दूसरी क्लास में बता दिया है। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है कि कौन सी क्लास कब होगी, ये जो आपकी क्लास है सिलेक्शन बैच की, क्लास नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 है, इसका पिछला लेक्चर देखना है, सिलेक्शन बैच 2020 बाय आरएस सर, लेक्चर नंबर 5 डालोगे तुरंत आपका लेक्चर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, बस सर्च करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे बेटा, यहां से कोई डाउट किसी बच्चे का, यहां से कोई डाउट किसी बच्चे का, आगे चले बेटा, थैंक यू सो मच। यस, चलो बेटा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बेटा जो बाकी था, माइनस था, सब्सट्रैक्शन था आपका वेक्टर का, वो हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं लॉजिक आता है यहाँ पे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है आपका सदिशों का वियोजन। क्या बात करें, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का वियोजन किस तरीके से होगा, इसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे बात करें, मजा आएगा फुल ऑन फायर के साथ में। एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये बेटा आपका एक्स एक्स है, जरा समझिए इसको, ये आपका वाई एक्स है, और एक आपका फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स एफ, जो यहां पे मान लीजिए थीटा एंगल पे एक्स एक्स के साथ रखा हुआ है। तो मुझे इसका वियोजन करना है। ये जो बंदा है ये अपनी अंतिम सांसें ले रहा है मान लीजिए, तो इसको अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को बांटना होगा। इसके दो बच्चे हैं, एक एक्स एक्स की डायरेक्शन में होगा, एक वाई एक्स की डायरेक्शन में होगा, यानी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा आपका एफ एक्स, जो एक्स एक्स की डायरेक्शन में होगा, और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा बेटा एफ। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि जिसके साथ थीटा अटैच होता है उसके साथ हमेशा कोस आता है, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स बराबर। अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा इस कंपोनेंट के लिए ये डायरेक्शन होगी वाई एक्स, और ये जो कंपोनेंट बनेगा
एफ तो आपका आएगा ही और उसके साथ में आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहां पे इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक आपका एक्स एक्स की डायरेक्शन में बन गया एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट बन गया आपका एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि अब इसने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे दी है, अब इस एफ का कोई मतलब नहीं रहा है। अब आएंगे इसके कंपोनेंट एफ एक्स जो एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा और एफ वाई जो कि वाई एक्स डायरेक्शन में होगा। और मैं आपको बता दूं यहां पे ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब किसी वेक्टर को आप कंपोनेंट में तोड़ोगे, उसके घटकों में तोड़ोगे, तो भैया दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मेरे हिसाब से यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, इन कंपोनेंट को वापस से जोड़ दें, जब याद आएगी इसकी इन दोनों को एफ एक्स को और एफ वाई को, तो फिर ये क्या करेंगे जरा इसकी झलक हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो वो देखिए क्या झलक है। यहां पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, वो डायग्राम ये है, ये आपका एक वेक्टर है बेटा ए, पहले इसको भूल जाओ, इधर कुछ नहीं है, डायग्राम समझ लो, फिर उधर की कहानी में आपको बताता हूं, ठीक है। तो बेटा ये कंपोनेंट आपका हो गया, एक का अपने को कंपोनेंट बनाना है, थीटा एंगल है, तो ये तो हो गया बेटा आपका ए कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट है ये वाला ए साइन थीटा, ठीक है। ये जो आपका ए वेक्टर था इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो आपका ए कोस थीटा, एक ए साइन थीटा। जो ए कोस थीटा कंपोनेंट है वो आपका है ए एक्स 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 की डायरेक्शन में, ये एक्स एक्स की डायरेक्शन में, और जो दूसरे कंपोनेंट है आपका ए वाई वो आपका वाई एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। मैंने यहां पे कुछ भी नहीं किया है, मैंने कंपोनेंट बनाए हैं। अगर मुझे ए वेक्टर, मुझे फिर से जब इस बच्चे को याद आई कि भैया इनकी याद वापस आ रही है, तो हम दोनों को मिलकर इसको फिर से बनाना चाहिए। तो फिर मुझे अगर यहां पे मुझे एफ वेक्टर बनाना है, तो मुझे यहां पे अगर एफ वेक्टर फिर से बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो कंपोनेंट है एफ एक्स आई केप और ये आपका दूसरा कंपोनेंट एफ वाई जे केप। अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में फिर से लिखना चाहता हूं तो इसके दोनों कंपोनेंट एक्स एक्स और वाई एक्स के कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा। यही काम हमने यहां पे किया है। देखो ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई केप और ए वाई जे केप, नया कुछ भी नहीं है, ये केवल मैंने थ्योरी लिखा है, इधर कंपोनेंट के बारे में बताया है, घटकों को परस्पर लंबवत तोड़ने की बात मैंने यहां पे किया है। नई कहानी कुछ नहीं है, थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है वो हमारे काम में आएगी और उसी पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है बेटा। यस सर, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं मिल रहा है बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन का प्रैक्टिस अभी होगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो टॉपिक यहां पे कंप्लीट होंगे उन सबको मैं रिवाइज करूंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वहां पे, बस आप इनको तैयार करते चलो वन बाय वन, ठीक है बेटा। यस, तो अब यहां पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी एक कंपोनेंट आपका आ गया एफ ए एक्स बराबर ए कोस थीटा और एक आ गया ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो भैया रिजल्टेंट आ जाएगा ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये 2ax ए वाई कॉस थीटा कहां पे गया, तो मैं बताऊंगा बेटा ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, इसलिए यहां पे cos 90 नहीं आया। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट निकालना। दो अगर कंपोनेंट हम बनाते हैं तो, और उसके बाद में आता है डायरेक्शन। अगर अपन उसका कोण निकालें तो भैया ये डायरेक्शन देखिए इधर जरा ध्यान से बेटा, ये जो एंगल अपने लिया है ये थीटा एंगल है, ये बेटा इसका क्या है परपेंडिकुलर है, और ये इसका क्या है बेस, ये बेटा ए cos थीटा है, और ये जो है इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो यहां पे, ये क्या है बेटा ए sin थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए sin थीटा। तो अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो भैया यहां पे tan थीटा बराबर, देखिए कंपोनेंट आपका बन गया tan थीटा बराबर ए sin थीटा बटा ए cos थीटा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं ए से कट जाएगा, tan थीटा बराबर tan थीटा आ गया, मतलब ये जो कंपोनेंट बनेगा ये घटक होगा आपका ए वाई और ये घटक होगा आपका ए एक्स। तो ए वाई और ए एक्स को मिला के हमने एक कंपोनेंट बना दिया tan थीटा, यानी लंब आपका ए वाई जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो, और आधार आपका ए एक्स है। अगर आपको इस डायग्राम से यहां समझना है तो यहां पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर आप यहां पे ये tan थीटा यहां पे लिखते हो, बात वही है, मैं मान लो रिपीट कर रहा हूं, tan थीटा बराबर इसको अगर मैं यहां पे पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो बेटा ये तो हो जाएगा लंब, ये आपका एफ वाई इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका एफ वाई, और बट्टे में आपका नीचे क्या आ जाएगा एफ एक्स, ये लो इस तरीके से। तो ये मेरे हिसाब से आपको कंपोनेंट में कोई डाउट नहीं बचा होगा,
ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है, यस, क्लियर है बेटा, यस। देखो अगला पॉइंट आपका आ रहा है बेटा, अगला पॉइंट आपका क्या आ रहा है, ये देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यहां पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं सदिशों के लंबवत घटकों का वियोजन। और यहां पे कितना वियोजन हो रहा है, देखिए यहां पे जो लंबवत घटक है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, उसकी बात हो रही है। और यहां पे बहुत अहम सवाल है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, जो आप अगर क्लास में रेगुलर फोकस करके रहोगे तो उस सवाल का जरूर जवाब दोगे। तो यहां पे न्यूमेरिकल भी अपन डिस्कस करेंगे, और अभी तो बहुत अहम कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, डॉट प्रोडक्ट की बात करने वाली है। सबसे पहले इसको निपटाते हैं। ये यहां पे देखिए तीनों के तीनों अक्ष आ गए, एक्स अक्ष आ गया आपका, वाई अक्ष आ गया, और ये आपका जेड अक्ष आ गया। यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के ये कंपोनेंट है जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एक अहम सवाल आपको समझने की जरूरत है, यहां पे एक्स अक्ष के साथ ये एक वेक्टर है बेटा, ये 3D डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है, मैं यहां पे बना नहीं पाऊंगा अभी, ये यहीं से देखिए एक बार, ये 3D डायग्राम है। जैसे मान लो दो ऐसे, तीसरा इधर आ रहा है, तो 3D में एक वेक्टर हमने रखा है, ए वेक्टर, ये आपको नजर आएगा, ए वेक्टर एक सदिश है जो तीनों अक्षों के बीच में रखा है, एक्स एक्स मान लो, वाई एक्स मान लो, और ये आपका जेड एक्स मान लो। तो तीनों अक्षों के बीच में एक अपने वेक्टर रख दिया, ए वेक्टर, और ये जो ए वेक्टर है वो तीनों अक्षों के साथ अलग अलग एंगल बनाता है। उसको जरा ध्यान से समझिएगा, एक्स अक्ष के साथ ये जो एंगल बनाता है वो एंगल बनाता है आपका अल्फा, एक्स अक्ष के साथ ये एंगल बनाता है आपका अल्फा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं वाई एक्स के साथ, तो बेटा वाई एक्स के साथ ये एंगल बनाता है आपका, ये देखिए इधर बीटा, वाई एक्स के साथ ये एंगल बनाता है बीटा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं जेड एक्स के साथ, तो जेड एक्स के साथ ये एंगल बनाता है आपका यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, और ये एंगल है आपका गामा। ये आपका ए वेक्टर का ही एंगल है, देखो यहां पे पूरा का पूरा, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, और ये पूरा का पूरा जेड एक्स के साथ। मेरे हिसाब से एंगल को लेकर कोई डाउट नहीं बच रहा होगा किसी बच्चे का, कोई डाउट नहीं बच रहा होगा किसी बच्चे का, एंगल को लेकर कोई डाउट नहीं बच रहा होगा, यस। चलो अब आगे आ जाओ, अब आप मुझे इसके कंपोनेंट बता दो। अगर मैं इसका एक्स एक्स में कंपोनेंट लेता हूं बेटा ए का, तो कोई मुझे बताएगा यहां पे ए एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, ए एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, वो देखिए एक बार फटाफट से। ए एक्स एक्स का कंपोनेंट आएगा बेटा आपका ए का, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स बराबर ए। देखो बेटा एक्स एक्स का कंपोनेंट है ए एक्स बराबर, बेटा एंगल कितना बना रहा है, ए कॉस एल्फा। मेरे हिसाब से कंपोनेंट बनाना मैंने सिखा दिया है, तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूं फिजिक्स सिखाई जाएगी, यहां पे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ए एक्स बराबर ए कॉस एल्फा। दूसरा कंपोनेंट आप फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दें, ये कंपोनेंट आपका आएगा ए वाई बराबर आपका ए आपका, और ये आपका आ गया यहां पे साइन, नहीं यहां पर भी हम कॉस ही लेंगे। देखिए इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं वापस से, यहां पर भी कॉस ही लेंगे, और वो क्या कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, देखिए ए और यहां पे आपका आ गया बीटा, तो ये हो गया आपका ए कॉस ए बीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है तो भाई कोस ही आएगा। अपन यहां पे अल्फा की बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहां पे एक्स एक्स का कंपोनेंट लिया है, अब अपन वाई एक्स का, ए वाई बराबर ए कोस बीटा। अब बात करता हूं मैं लास्ट में आपके जेड एक्स की, तो जेड एक्स में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आपका ए जेड, और ए जेड बराबर ये किसका कंपोनेंट है, ए का, तो ए, और ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा, तो ये हो गया आपका सॉरी गामा, तो ये एंगल हो गया आपका ए कॉस गामा। कितने बच्चों ने वो कंपोनेंट कमेंट में आंसर किया है, मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ही बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं और बाकी बच्चे चैटिंग कर रहे हैं। भाई मेरे उस दिन पता चल जाएगा आपके इस टाइम का वैल्यू, जिस दिन हम बेरोजगारी की अंतिम सीमा पे खड़े होंगे, उस दिन आपको ये जो टाइम आज आप बर्बाद कर रहे हो ना, उस टाइम की वैल्यू समझ में आएगी। अगर आप रियल में अपने आप को सोल्जर मानते हो, वर्दी पहनना चाहते हो, वर्दी की जिद आपने अगर पाल रखी है, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक एक मिनट वैल्यूएबल है। तो इसीलिए फोकस करें क्लास पे, जो सवाल यहां पूछा जा रहा है उसके साथ अटैच रहे और क्लास पे फोकस करें, अपना टाइम कमेंट सेशन में बर्बाद ना करें, ठीक है। यस, तो ये आपका ए एक्स ए कॉस एल्फा, ये वाई ए वाई बराबर ए कॉस बीटा, और ए जेड बराबर ए कॉस गामा। मेरे हिसाब से तीनों कंपोनेंट को लेकर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो अगर मैं इसका 3D में इस ए वेक्टर 3D ए वेक्टर का अगर 3D में इसका कंपोनेंट बनाता हूं, तो कोई मुझे बताएगा क्या बनेगा, वो बनेगा भाई सीधा सीधा मैं यहां पे लिख देता हूं, आपका ये जो ए वेक्टर के कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे आपका ए एक्स आई केप, दूसरा कंपोनेंट बनेगा ए वाई आपका ये हो जाएगा जे केप, और ये बनेगा आपका ए जेड
और ये आपका के कैप। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहां से नहीं बनेगा। 3D में जैसे हमने 2D में लिखा था वैसे ही इसको 3D में लिखेंगे, जैसे इसको 2D में लिखा था वैसे ही 2D में लिखा वैसे 3D में लिखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला AXI कैप AYJ कैप प्लस AZ के कैप, ये मैंने इसका बता दिया। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, अगर आप इसका परिणाम निकालोगे तो जैसे आपने 2D के लिए निकाला था सेम फॉर्मूला, वहां पे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर कर दिया था, यहां पे भैया और लगा देंगे Z वाला, तो यहां पे हो जाएगा आपका AX स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा आपका AY स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा आपका AZ स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, परिणामी आ जाएगा जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात करें। ये आपका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आ गया। ये XX YX और ZX के सापेक्ष अल्फा बीटा गामा के एंगल यहां पे क्रिएट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे का कि 3D में कैसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, 3D में वियोजन कैसे किया जाता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, साथ में एक एक कंपोनेंट बना रहे हैं तो एक कोस अल्फा एक कोस बीटा और एक कोस गामा। ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया है। बताइए बेटा क्लियर है? यस, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ हमेशा कोस आता है। ये देखो इसके साथ बीटा है कोस बीटा आया, इसके साथ अल्फा है कोस अल्फा आया, इसके साथ गामा है कोस गामा आया। ठीक है, यस। चलिए अभी चलते हैं आगे। यहां पे देखिए अगला मतलब जो पॉइंट आने वाला वो क्या आने वाला है, ये जो कंपोनेंट आपने बनाए उसी कंपोनेंट की मैं बात यहां पे कर लेता हूं। अगर मैं इसका ऑपरेशन करता हूं ए कोस अल्फा का, तो अगर मुझे ए निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, AX में किसका भाग लगा दूंगा, कोस अल्फा का भाग लगा दूंगा। तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया है, देखो अगर मुझे AX कोस अल्फा निकालना है तो AX में 1 का भाग लगा दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, AX बराबर A cos अल्फा। अगर मुझे यहां पे cos अल्फा निकालना है तो मैं AX में 1 का भाग लगा दूंगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं रही होगी। इसी प्रकार AY बराबर A cos बीटा, तो अगर मुझे cos बीटा निकालना होगा तो मैं AY में 1 का भाग लगा दूंगा। और इसी प्रकार आपका AZ बराबर A cos गामा, अगर cos गामा निकालना है तो AZ बटा A। बहुत ही अहम सवाल आपका। यहां पे हम बात करें जिस पॉइंट की, वो पॉइंट आपका cos अल्फा cos बीटा और cos गामा सदिश की दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शनल कोसाइन कहलाती है, डायरेक्शन कोसाइन इसको कहते हैं। ये आपका cos अल्फा cos बीटा और cos गामा तीनों अक्षों के सापेक्ष दिक् कोसाइन है, यानी आपका डायरेक्शनल कोसाइन है। ये जो हमने चीज बताई है इनका यूज मैं अभी यहां पे करने वाला हूं, यहां पे इनका यूज करने वाला हूं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका देखिए, अभी मैंने इसका रिजल्टेंट निकालना बताया था। कहां पे बताया था, ये रिजल्टेंट निकालना बताया था। तो इस रिजल्टेंट का देखो मैं यूज कैसे करूंगा बेटा, इसका अंडर रूट हटाओ, स्क्वायर करो, A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस आपका AZ स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है? अगर ये फॉर्मूला याद है तो भाई आ जाओ इधर। ये देखो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं एक बार। A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस आपका AY स्क्वायर प्लस आपका AZ स्क्वायर। बेटा A स्क्वायर आ गया, AX का वैल्यू क्या था कोई बताएगा मुझे? AX का वैल्यू था आपका A cos अल्फा, याद आया? AY का वैल्यू क्या था? A आपका, और ये आ जाएगा cos गामा, और AZ में क्या आ जाएगा? A cos, सॉरी यहां पे Y है तो बीटा आएगा और यहां पे गामा। ठीक है, यस। तो देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर बराबर A cos स्क्वायर अल्फा, A cos स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, और ये A स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। बेटा कॉमन ले लीजिए A स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा दीजिए, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला में डायरेक्ट भी बता देता था, लेकिन लॉजिक एक ही है, रट्टा मार लो या उसको समझ लो। जहां जरूरत अपने को अगर समझने की है तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन यही है। अगर अपन बात करते हैं यहां पे एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के सापेक्ष से जो आपके कोसाइन है उनके स्क्वायर यानी उनके वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर अपन बात करें यहां पे जो डायरेक्शनल आपके या जिसको बोलते हैं साइन के पदों में, ये आपका कोसाइन है और ये आपका साइन का पद आ जाएगा। तो उसको अगर इसी फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में अगर बदला जाए
तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos बीटा को क्या लिख देंगे, इधर देख लो, cos बीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और cos गामा को क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर ले जाएंगे माइनस, ये जनरल मैथ से यार, ठीक है, इक्वल 1। तो बेटा अभी इसको सॉल्व कर लो, ये 1 2 और 3 हो जाएगा, ये माइनस और ये 1, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस का, ये माइनस इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस का, 3 माइनस 1 2। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। साइन के पदों में 2 आएगा और कॉस के पद में 1 आएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। यस, आगे चले बेटा, ये जो मैंने पॉइंट यहां पे नोट किया है, ये पूरा का पूरा निचोड़ है उसका जो मैंने अभी आपको बताया है। ये पूरे का पूरा निचोड़ है एक सदिश की दिक्कोजियों के वर्गों का योग, दिक्कोजियों के वर्गों का योग, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अगर अपन दिक्कोजिया ले रहे हैं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो पहले अपन यहां पे दिक्कोजियों की बात करते हैं, यानी कोस की, तो कोस वाले पद में वर्गों का योग 1 आएगा। और अगर अपन यहां पे बात करते हैं दिक्कोजियों, यानी अगर अपन बात करते हैं साइन वाले फॉर्मेट की, देन उनके वर्गों का योग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, उसका मान होता है 2। ये दोनों वैल्यू मैंने नोट पॉइंट में आपको अलग से लगवा दिया है स्टार, और मेरे हिसाब से आपके दिमाग में इसको कर लेना है आपका स्कैन, टोटली अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आपका स्कैन हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन में जैन देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इंजेक्शन चाहिए अगले वाले पॉइंट पे जाने के लिए, वो जोश वाला जिसके अपन बात क्या करते हैं, मोटिवेशन वाला। और वो अपना आगे जो टॉपिक आपका आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग आएगा इस न्यूमेरिकल के बाद में। और ये न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सुपर न्यूमेरिकल आपका, टॉप लेवल न्यूमेरिकल आपका एक्स ग्रुप, नेवी और एनडीए के लिए। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणामी R1 वेक्टर है, सदिश बी वेक्टर को पलटने पर यानी विपरीत दिशा में करने पे परिणामी R2 वेक्टर हो जाता है। तो भैया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान क्या होगा? फटाफट एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए। जैन सर थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड। फटाफट एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, फटाफट एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। यस, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद में हम उड़ाएंगे किसको, डॉट प्रोडक्ट को, जल्दी से। यस, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ए बी सी हो गया ना, देखो ए बी सी शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा का वैसा कर दो। सी सी सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यस सोल्जर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कहां सोल्व करना चाहिए इसको, यहां सोल्व कर लेते हैं बेटा, यहां पे सोल्व करें या इसको बैक लेके जाते हैं, चलो अलग इसको सोल्व करते हैं, यहां पे इसको सोल्व करते हैं। नो 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 नो, हो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, देखिए 1 सेकेंड एक बार बेटा, फिर से यहां पे देखिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका बेटा यहां पे देखो R1 वेक्टर है, एक तो a प्लस बी है, और अगर इसको पलट देंगे तो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं बेटा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यस यस, ये देखिए 1 सेकेंड यहां पे, ओके ओके ओके, ये रहा। देखिए यहां पे आपको दिया है बेटा, अगर अपन बात करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणामी कितना आ रहा है बेटा, R1 वेक्टर, और अगर इसको उलट देंगे यानी ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बराबर, इसको उलट देंगे तो आपका आ जाएगा R2। यस और नो, देन R1 स्क्वायर यानी R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भैया इसको अगर मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूं तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भैया एक कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक सिंपल है। यहां पे देखिए आपने बोला R1 वेक्टर बराबर बेटा ए वेक्टर प्लस का आपका बी वेक्टर, ठीक है, पहला इक्वेशन। देन नंबर 2 बेटा दूसरा इक्वेशन आया R2 वेक्टर बराबर, उलट दिया था यानी डायरेक्शन अपोजिट बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 हमें जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है R1 स्क्वायर
प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो भैया इनका मैग्नीट्यूड ले लो, अपने आप आ जाएगा, यानी R1 स्क्वायर प्लस आपका R2 स्क्वायर बराबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा भैया? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो भैया सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है। और अगर अपन यहां पे बात करते हैं, दूसरा आपका लॉजिक आता है, यहां पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड बेटा, यस ओके। यहां पे देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और दूसरा आ रहा बेटा आपका प्लस का a माइनस आपका b का होल स्क्वायर का अंडर रूट आपका आ रहा है। अब यहां पे देखिए बेटा, इसको सॉल्व कर देंगे, अपन यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद अंडर रूट हटा देंगे, तो सिंपल लॉजिक आ जाएगा आपका, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, प्लस का आपका 2ab, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं एंगल के लिए तो हो जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा प्लस दूसरा आपका आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपका माइनस का 2ab, जिसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। उसके बाद बेटा ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, स्क्वायर कर दिया, इधर अंडर रूट हट जाएगा, ये आपका, ये दोनों ये कट गया आपका, और ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये अपना आंसर आ रहा है कहां पे? a स्क्वायर b स्क्वायर। दो बार आया क्या? दो बार आया क्या? अपने काम मिस्टेक कर दिया, दो बार आया इसका स्क्वायर c 2a स्क्वायर, उसको जोड़ दिया हमने, वो स्लाइड मिस हो गया, दो बार हमने उसको जोड़ दिया बेटा, 2ab कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर दो बार हो गया, a स्क्वायर भी दो बार, b स्क्वायर भी दो बार, तो हमने इसको कॉमन नहीं लिया, आंसर आपका यहीं से आ रहा है, आंसर आपका यहीं से आ रहा है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा? यस ओके, सी विल बी करेक्ट आंसर, ओके यस। यहां पे देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है, अंडर रूट a स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है, तो अंडर रूट किया, स्क्वायर किया उसका, और उसके बाद में अंडर रूट किया, स्क्वायर किया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, रिजल्टेंट आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है, यस। अब देखिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडी है सबके सब? यस रेडी है सबके सब बेटा। रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा अंडर रूट करना पड़ेगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे, r1 का स्क्वायर है तो पहले r1 कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करेंगे, उसके बाद में उसका स्क्वायर करेंगे ना, तब जाके आएगा, ठीक है, यस। तो यहां पे देखिए डॉट प्रोडक्ट अगर अपन बात कर रहे हैं, गुणन की बात कर रहे हैं, यानी यहां पे गुणन कितने प्रकार का होगा, और दो प्रकार का गुण अपन यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, दो प्रकार का गुण अपन यहां पे पढ़ेंगे, दो प्रकार का गुण यहां पे पढ़ेंगे। सर रूट कैंसिल कीजिए, एक सेकंड बेटा, कहां कैंसिल करवा रहे हो बेटा रूट? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ओ यहां पे ये इसके लिए बोल रहे हो, ये माइनस आएगा बेटा, यहां पे माइनस आएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसने डायरेक्ट लिखा है, ऐसा बोल रहे हो? डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पे a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर और ये आपका b स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद इसने a माइनस बी का रिजल्टेंट बोला यहां पे, या कुछ गड़बड़ कर दी हमने? स्क्वायर किया, a स्क्वायर b स्क्वायर, नहीं ये भी प्लस ही आएगा, ये भी प्लस ही आएगा। एक बार फिर से बेटा मैंने डाउट क्रिएट कर दिया या गलती कर दिया, इसको चेक करो एक बार। यहां पे बेटा r1 का स्क्वायर, तो बेटा r1 निकालो एक बार पहले, r1 बराबर मैग्नीट्यूड आपका बेटा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? ये आपका क्या है? a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा। चलो एक बार देख लेते हैं। r2 स्क्वायर अगर आपको डाउट हो तो एक बार बेटा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेते हैं कहाँ हमने गड़बड़ किया है। ये आंसर में गड़बड़ है, और यहाँ पे बेटा माइनस है, इसलिए माइनस लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस आपका 2ab cos थीटा, ठीक है। अब इनको जोड़ना है तो बेटा इधर लिखते हैं एक बार, इधर जगह कम है, r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर बराबर, नीचे लिख रहा हूं बेटा, जोड़ेंगे r1 स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बेटा, अगर स्क्वायर कर देंगे आपका तो अंडर रूट हट जाएगा। मैं अंडर रूट पहले हटा देता हूं, इसका ये स्क्वायर कर दिया मैंने तो मैं अंडर रूट पहले हटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया है। अब देखिए यस, तो यहाँ पे हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जो मैंने किया वही तो हो रहा है बेटा, अगर आप अलग अलग करोगे तो टाइम लगेगा ना, प्लस ये आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, ये पूरा कट जाएगा और ये जुड़ गया बेटा आपका दो बार आपका जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये आपका 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। बेटा आंसर तो सी आएगा। आप इसको अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। आप इसको अलग अलग सॉल्व कर रहे होंगे इसलिए अजीब लग रहा होगा। ठीक है, यस। हाँ, आपने अलग अलग करना है, टाइम लगेगा, मैंने उसको एक साथ किया है। ठीक है, अभी क्लियर है? 2ab कट जाएगा। यस बेटा, बिल्कुल 2ab कट जाएगा। ओके, यस। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा सदिशों का गुणन देखिए बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर से। बेटा अगर अपन सदिशों का गुणन करें तो दो प्रकार का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नंबर 1, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक सेकंड यार, देखिए यहां पे देखिए सदिशों के गुणन दो प्रकार के होंगे। एक प्रकार आपका होगा अदिश गुणन या बिंदु गुणनफल। जरा इसका बेसिक एक ब्रीफ समझिए सभी बच्चे एक बार। यस सर, ब्रीफ समझिए बेसिक से इसका। वो क्या है बेटा, अगर मैं दो सदिशों को लिखता हूं और उनमें अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं लिख देता हूं ए बी कॉस थीटा। एक बार मैं ब्रीफ में लिख देता हूं, यानी अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। बिंदु इसलिए बोला जाता है दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाया जाता है, और अदिश इसलिए बोला जाता है, स्केलर वेक्टर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहां पे जो राशि हमें मिलती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो स्केलर होता है, वो अदिश होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका है सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें मान लीजिए आपका वेक्टर है बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ए बी, यहां पे क्रॉस में आता है बेटा साइन थीटा और साथ में यहां पे आ जाता है एन केप। तो ये एन केप की कहानी समझ में आ रही है बच्चों को? एन केप क्या है बेटा? यस सर, ओके बेटा। एन केप की कहानी क्या है? एन केप है बेटा आपका यूनिट वेक्टर है, क्योंकि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी उनका सदिश गुणनफल करते हैं, तो उस कंडीशन में वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन केप। इसमें डायरेक्शन भी आएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं आता है। ये अदिश राशि होती है और ये सदिश राशि होती है। क्लियर है बेटा? यस। आगे चले बेटा, साउंड प्रॉब्लम है बेटा? यस बेटा। वॉइस क्लियर एक बार कमेंट में लिख दीजिए, वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है वॉइस में? वॉइस क्लियर है बेटा? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार फटाफट बता दीजिए। डायरेक्शन देता है? यस सर, ओके। डायरेक्शन शो करेगा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वॉइस क्लियर एक बार बता दे फटाफट से। आपका कमेंट अभी तक नहीं आया वॉइस को लेकर। जी सर, अब आ रहा है। यस सर, ओके ओके। एन कैप यूनिट वेक्टर, यस सर, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं, अब इसको समझते हैं। बड़ा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अपन यहां पे डॉट प्रोडक्ट को अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके पास एक ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है। अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका वेक्टर है बी वेक्टर, ये इधर जो आपका बी वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसका इधर एक कंपोनेंट बना देंगे, इसका कंपोनेंट बना देंगे बी कॉस थीटा। इधर इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा बी कॉस थीटा। ये जो घटक होगा इसके साथ थीटा एंगल पे, ये जो घटक होगा आपका इसके साथ, उसी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। यानी ये आपका ए वेक्टर पहले था और इसके साथ ये जो कंपोनेंट हमने बनाया वो आपका हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये एक ही दिशा में ए, और इसके साथ जो अपन इसका कंपोनेंट लिया है, जो प्रक्षेप है उस पे, वो है आपका बी कॉस थीटा। तो उसको उसके साथ लिख दो, तो ये हो गया आपका ए बी कॉस थीटा। यही कहानी है आपके डॉट प्रोडक्ट की, अगर आप समझना चाहते हैं तो। अगर उस डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका एक वेक्टर है बेटा ए वेक्टर, ये दूसरा आपका वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल बनता है थीटा, और बी का जो ए पे प्रक्षेप है, जो प्रक्षेप बी ने ए पे डाला है, वो ये प्रक्षेप आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ये कंपोनेंट बी का थीटा एंगल के साथ में, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और एक हमारा वेक्टर ए वेक्टर है। तो यहां पे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो वह डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए मोड बी और कॉस थीटा। क्योंकि मोड ए में ये तो आ गया आपका ए, और ये आपका मोड बी कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू है जो मैंने यहां पे पुट किया है। सेम प्रोसेस है डॉट प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का क्लियर आ रहा होगा, कोई डाउट यहां से नहीं बच रहा होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की ये बेसिक कंडीशन है जो सभी बच्चों को पता होगी। अभी बहुत जहरीले कॉन्सेप्ट अपन यहां पे देखने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है बेटा?
यस ओके थैंक यू। चलिए अभी आगे आ जाइए, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का जो आपके नोट्स में जो थ्योरी बनेगी वो क्या होगी, वो थ्योरी ये रहेगी, दो सदिश ए तथा बी का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। ये लिखने का जनरल मेथड है जो आपको अपने नोट्स में डाल लेना है, नोट्स आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसके बाद में आगे चलते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, और उन स्पेशल पॉइंट से बहुत अच्छे अच्छे सवाल तैयार करने हैं जिनका जवाब मैं कमेंट सेशन में चाहूंगा। थोड़ा सा लाइव में जब मैं होता हूं ना यहां पे तो आपके कमेंट डिले से आते हैं, तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, तैयार रहना सबके सब। सबसे पहला पॉइंट आपका, इफ a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0, यानी इसका कोई महत्व नहीं है। अगर एक सदिश a भी 0 है, एक सदिश b भी 0 है, तो भाई a डॉट b करोगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा 0, जो कि कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर एक सदिश a 0 है या b 0 है तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वहां पे थीटा का कोई महत्व नहीं बच रहा है, ठीक है, थीटा वहां पे सेंसलेस है, लेकिन a डॉट बी आपका 0। क्यों? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो भाई a b cos थीटा में वैल्यू 0 होनी है, थीटा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर b 0 हो गया तो भी पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में देन दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल से हमें अदिश राशि मिलती है, स्केलर क्वांटिटीज मिलती है। ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी केवल उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। आगे अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। मेरे हिसाब से यहां से कोई डाउट आपका नहीं है, ठीक है, यस। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आ रहा हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, जरा ध्यान से इसको समझें। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ए व बी समान सदिश हैं, यानी अगर ए और बी के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री है, मतलब मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है ना, और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इधर बात करता हूं 1 सेकेंड, अगर मैं इधर बात करता हूं, अगर ये दूसरा आपका बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। देन उस कंडीशन में देखो क्या स्थिति बनेगी, उस कंडीशन में ए बी बराबर ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, क्योंकि cos थीटा cos 0 का मान हो गया 1, यानी उस कंडीशन में आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू अधिकतम होती है cos में 1, जो कि हमने यहां पे पुट कर दिया है, ठीक है बेटा, यस। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन में, कंडीशन नंबर 4, इफ थीटा इक्वल टू पाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ए वेक्टर इधर है तो आपका बी वेक्टर इधर है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री का बन जाए, पहले वाला 0 डिग्री, इस बार वाला घुमा के 180 पे चला गया है, 180 डिग्री कोण पे चला गया है, देन उस कंडीशन में यहां पे थीटा इक्वल टू कितना है पाई, यहां पे ए व बी असमान सदिश होंगे, ठीक है, आपके अनलाइक वेक्टर होंगे, तो ए डॉट बी बराबर माइनस का ए बी, क्योंकि कोस पाई का वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 रखेंगे तो भाई मेरे यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का ए बी। क्लियर है बेटा? सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक जोश के साथ बने रहना, क्योंकि अक्सर मंजिल उन्हीं को मिली है जो लगातार दौड़ते रहे हैं। हाँ, हो सकता है थक जाएं तो हम धीरे दौड़ लेंगे, लेकिन अपनी रेस को रोकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो हार गया वो कभी जंग जीत नहीं सकता। और मेरे जो सोल्जर है वो ना तो रुकेंगे और ना थकेंगे। हो सकता है डीमोटिवेशन आ जाए, लेकिन मैं तैयार खड़ा हूं। डीमोटिवेशन हमें भी आता है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट है वो हमें मोटिवेट करता है, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, बस आप मेहनत करते जाइए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, जरा इसको ध्यान से समझें। यदि दो सदिश लंबवत होने की शर्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत चार सवाल बनाएंगे यहां पे, यानी दो सदिशों के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन हो सकती है, दो सदिश लंबवत कब होंगी, तो वो चीज मैं बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहां पे लिखना चाहूंगा। मैं अगर इधर लिख देता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और अगर लंबवत होंगे तो यहां पे कोस 90 होगा, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर का वैल्यू 0 आएगा। मतलब एक चीज तो क्लियर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं देन उनका डॉट प्रोडक्ट
जीरो आना है। और कई बार हमने न्यूमेरिकल में ये कंडीशन अप्लाई की है, या सोनो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। शाबाश, थैंक यू सो मच, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, जो नए बच्चे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। और अगर किसी कंजूस ने लाइक बटन को दबाना वो भूल गया है तो भैया लाइक बटन पे इतनी कंजूसी नहीं दिखाते हैं। दिल खोल के लाइक किया करो, दिल खोल के पढ़ा करो और दिल खोल के कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, उस कंडीशन में ए व बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों सदिशों के बीच में एंगल अगर π/2 बनता है तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहां पे π/2 है, देन वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब यह है, इसका मतलब पीछे कुछ नहीं है, पीछे मैंने ये जो कहानी बताई है आपको इसी का ही सार है, लेकिन इसका यूज यहां पे समझे। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आ गया, तो अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आने का मतलब है कि ए बी cos थीटा का मान 0 हो गया, ए बी cos थीटा का मान 0 हो गया। इसका मतलब या तो ए 0 है भाई तब 0 हो सकता है, या बी 0 है तब 0 हो सकता है, या cos थीटा 0 है तब 0 हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, यानी या तो कोई एक, यानी ए या दोनों, यानी दोनों सदिश शून्य हो, या उनके बीच बनने वाला कौन है, π/2 हो, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 0 कब आएगा, जब cos π/2 हो। तो एक ही चीज है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की शर्त हो सकती है कि एक वेक्टर 0 कैसे, सर समझ नहीं आया यार, एक वेक्टर 0 कैसे, फिर एंगल कैसे बनेगा। मान लो ये भैया इधर 0 वेक्टर है साहब जी, अरे सर 0 वेक्टर ये क्या होता है, अरे भाई पहली क्लास में बताया है। और ये दूसरा वेक्टर आपका, ये मान लो आपका बी वेक्टर है, और ये एक 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर की तो अनिश्चित दिशा होती है, किधर भी मान लो तो वो उसके परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी ये जो आपका 0 वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर था जिसको हम 0 वेक्टर लिख रहे हैं, तो एक वेक्टर है तो दूसरे उसके परपेंडिकुलर माना जा सकता है, यस और नो। तो कोई एक सदिश 0 हो, ए या बी, या दोनों 0 हो, या उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में वो आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये सवाल एक बहुत ही अहम सवाल आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके मैंने दिया है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। यस, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 क्या है, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 आपका ए डॉट बी ग्रेटर देन 0। सर ये क्या मजाक है, यस बेटा, ए डॉट बी, एक बार इधर लिखता हूं मैं, देखिए बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 से बड़ा कब हो सकता है भैया, यहां पे एक ही कंडीशन है, अगर थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 हो या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। आप देखो, अगर मैं cos 0 रखूंगा तो ए बी आएगा, उस कंडीशन में ए बी का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे cos 45 रखता हूं, cos 45, तो ए बी बटा √2 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 90 नहीं लिया। देखो चिन्ह केवल लेस देन का है, इक्वल का नहीं है। तो 90 से छोटा 0 या 0 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में यहां पे जो वैल्यू आएगा वो ए बी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ए डॉट बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये पहली कंडीशन आपके पॉइंट नंबर 6 की, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये पहली कंडीशन आपकी, ये नंबर 1। अब आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए डॉट बी बराबर 0 आए, अगर ए डॉट बी बराबर 0 आए, इसका मतलब एक ही लॉजिक है, यानी थीटा कितना है, 90 डिग्री है, बस। ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब यहां पे थीटा π/2 है, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, ए डॉट बी का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0, तो उस कंडीशन में या तो थीटा का वैल्यू, ध्यान देना, या तो थीटा का वैल्यू π/2 से बड़ा है, π/2 नहीं, क्योंकि अगर π/2 लिया तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी, तो π/2 से ग्रेटर और पाई से लेस देन या इक्वल। यहां पे दोनों चीज इक्वल भी है और लेस देन भी है, यानी 180 भी हो सकता है, क्योंकि 180 पे -1 आता है, तो माइनस का ए भी आ जाएगा, यानी माइनस चिन्ह साथ में आएगा, और माइनस चिन्ह साथ में आएगा तभी तो भाई मेरे वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा जब प्लस में वैल्यू आए, 0 जब 90 डिग्री आए, और 0 से छोटा जब वैल्यू माइनस में आए, और माइनस में वैल्यू 90 से बड़ा और 180 के बीच की कंडीशन के लिए वैलिड है। मेरे हिसाब से ये तीनों कंडीशंस आपके क्लियर हो गई होगी, तीनों कंडीशंस आपकी क्लियर है,
तीनों डॉट प्रोडक्ट का मान कब 0 से बड़ा हो सकता है, कब 0 हो सकता है, कब 0 से छोटा हो सकता है, यह सवाल दिमाग में बना के रखिएगा। एग्जामिनर 3 बार सोचेगा सवाल पूछूं तो कहां से पूछूं, क्योंकि जो सवाल फिक्स है वो सबने रट लिए हैं। अगर नया सवाल कोई बनेगा तो वो सवाल बच्चा यहां से तैयार करेगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका यहां पे नहीं बचा होगा। आप कुछ स्पेशल पॉइंट और मैंने यहां पे इंक्लूड किए हैं। वो स्पेशल पॉइंट और क्या है बेटा, स्पेशल पॉइंट में एक पॉइंट और है आपका, यदि ए व बी दिए गए सदिशों एक का दूसरे पर घटक प्राप्त किया जाए, यानी अगर अपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सीधी सी बात है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको। कैसे याद रखना है, नई चीज कुछ नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए का बी पर घटक। तो भैया ए का बी पर घटक, तो ए cos थीटा को रख लो इधर और बी का इधर क्या लगा दो, भाग लगा दो। ये देखो ए cos थीटा इधर अकेला रख लिया और बी का भाग लगा दिया, क्योंकि ए का बी पर घटक है। ठीक है, इसी प्रकार बी का ए पर घटक है, तो भैया बी cos थीटा इधर रख लो, ए का इधर नीचे भाग लगा दो। सेम लॉजिक है, मतलब नया कुछ नहीं करना, अपनी मेमोरी को वेस्ट नहीं करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा में अगर आपका ए का बी पर घटक पूछे तो वही बी का भाग लगा दो, और अगर बी का ए पर घटक पूछे तो ए का भाग लगा दो। मेरे हिसाब से डायरेक्ट इसको आप 100 ट्रिक से अपने माइंड में रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, यस आगे चलते हैं बेटा। दो सदिशों के बीच का कोण, अब भाई ये बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल बनता है, यहां से बहुत ही तगड़ा न्यूमेरिकल बनता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर से दो सदिशों के बीच कोण निकालने का कॉन्सेप्ट है। सबको पता है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी और यहाँ पे cos थीटा। अगर आपको एंगल cos थीटा निकालना है तो भाई मेरे cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसमें भाग लग जाएगा किसका, ए बी का। ये आपका, इसको वेक्टर लगा के मोड भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये यहां से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी, या ए बी बटा मोड भी लगा सकते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बेटा प्रैक्टिस में बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उसको जाके ज्वाइन कर लो। जैसे ही नोट्स तैयार होंगे, टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। पहले यूनिट एंड डायमेंशन होगा, उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, वैसे टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस चल रही है अकेडमी पे, शाम को 6 बजे, सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है। तो जो बच्चे उस प्रैक्टिस को मिस कर रहे हैं ना, सच्ची बता रहा हूं, बहुत कुछ मिस कर रहे हो प्रैक्टिस के नाम पे, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, किसी सदिश का वर्ग, किसी सदिश का वर्ग सदिश ए का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल सदिश के वर्ग को बताता है। क्या बात कर रहे हो, यस, ए वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक बताया इसने। मैं इधर लिखता हूं बेटा, किसी सदिश, ये ए वेक्टर है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, ए, और भाई सदिश ए है, यानी समान सदिश है, यानी दिशा क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 का मान क्या हो गया, 1, यानी 1 गुणा 1 ए स्क्वायर। क्या बात बोला था मैंने, और क्या यहां पे लिख दिया, यानी किसी वेक्टर का स्क्वायर उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। क्या मस्त बात है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। यानी किसी सदिश का, लॉजिक समझो, किसी वेक्टर का स्क्वायर करें तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मिल जाता है। यही चीज मैंने यहां पे नीचे लिखी है। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। ये देखो यहां पे मैंने लिख दिया, ये देखिए, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, ए बी cos थीटा, ए स्क्वायर आ जाएगा ए, तो ए स्क्वायर का मोड आपका ए, देखो उस सदिश का स्क्वायर और उस सदिश के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। यानी किसी सदिश का मापांक निम्न रूप में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड ए बराबर आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का अंडर रूट, या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ये कैसे आया तो पूरी की पूरी कहानी बन जाएगी, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और यहां पे बात करने वाले हम, यहां पे सिंपल लॉजिक है, आई कैप, जे कैप और के कैप का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बारे में अदिश गुणनफल कर रहे हैं, आई कैप जे कैप का वर्ग कर रहे हैं। तो यहां पे आप मुझे बताइए बेटा, ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है बेटा, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ये आपके मतलब एकांक सदिश है, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की डायरेक्शन में। तो ये बेटा एक्स एक्स आई कैप, ये आपका वाई एक्स,
ये आपका जे केप और ये आपका जेड एक्स, ये आपका के केप। ये एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनके मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के बताऊं, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई केप डॉट आई केप, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं आई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर जे केप डॉट जे, अभी पीछे बताया था ना, वही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जे केप डॉट जे केप 1 हो जाएगा, और उसके बाद में के केप डॉट के केप, और वो कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं आई केप डॉट जे केप बराबर 0, अगर अपन लिखेंगे जे केप डॉट के केप तो बराबर 0, अगर अपन लिखेंगे के केप डॉट आपका आई केप तो बराबर में 0, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और तीनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये कंडीशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तीनों सदिश अगर परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, तो उनके एकांक सदिश, ये देखिए यहाँ पे ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, सभी का वैल्यू 0 आ रहा है। लॉजिक मेरे हिसाब से आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपका यहां तक प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट है। जिन बच्चों के डाउट है फटाफट से एक बार लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ लीजिए, मैं सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। ये क्लास डेली स्टार्ट होती है 11 बजे, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, बाकी सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लास होती है डेली 11 बजे। ये हमारा सिलेक्शन बैच है और सिलेक्शन बैच की क्लास है जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन बैच की क्लास है, ये आपका सिलेक्शन बैच, ठीक है। ये सिलेक्शन बैच की क्लास है, लेक्चर नंबर आपका 6 यहां पर आपको दिया गया है, ये लेक्चर नंबर आपका 6 जो हमने आज डिस्कस किया है। पीछे का अगर कोई लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो भैया उसको याद रखिएगा, सिलेक्शन बेस 2020 बाई RS से डाल के पूछ सकते हैं आप, ठीक है। प्लस कोर्स कब हुआ शुरू होगा? प्लस कोर्स शुरू हो चुका है 25 अप्रैल से, आपको पूरा 1 महीना आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अगर अब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं मेरा 0 टू हीरो लेवल, तो वहां पे मैं बता दूं अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है SHM का। आज SHM का कॉन्सेप्ट होगा 2 बजे और 12:30 बजे उसका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे की क्लासें वहां पे सारी रिकॉर्डेड हैं, वो आप डेली एक क्लास को एक्स्ट्रा करके अपनी सारी चीजें कवर कर सकते हैं। 0 टू हीरो लेवल बैच, अगर आपको पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आपको सीखना है तो आपको जरूर 0 टू हीरो लेवल का जो बैच कोर्स है, कुछ नहीं आता तो सब कुछ आएगा, अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? भाई मेरे 11 बजे स्टार्ट होती है डेली, ये क्लास डेली यूट्यूब पे 11 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। अनअकैडमी पे मेरी 3 क्लासें फ्री होती है। एक क्लास होती है सुबह 8 से 9, पहली क्लास होती है सुबह 8 बजे, दूसरी क्लास होती है मेरी 3:40 या 3:50 पे PM पे, और तीसरी क्लास होती है जो फिक्स है मेरा 6 PM पे। ये क्लासें होती है, ये तीनों क्लास फ्री होती है, तीनों में प्रैक्टिस होता है बेटा, ठीक है। यस यस, लाइक वेक्टर किसे कहते हैं बेटा? पिछले वाली क्लास जाके देखो, वेक्टर का लेक्चर नंबर पार्ट 4 या वेक्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखो। लाइक और अनलाइक, जीरो वेक्टर सब कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट आगे मत आओ, छलांग मत लगाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। यस, कोई डाउट बेटा? शाबाश, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और अगर लाइक बटन दबाना भूल गए तो लाइक दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।